उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर आप सबके सामने। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार। लंबे इंतजार के बाद अब गाजा में बम बारूद का सिलसिला रुक जाएगा और इजरायल के बंधकों की भी रिहाई हो सकेगी। पूरी दुनिया इजरायल हमास के बीच में समझौते की आस लगाए बैठी थी, तो सीज फायर का दुनिया भर में कैसे हो रहा है स्वागत, इसकी बात विस्तार से आगे आपके साथ करेंगे। तो बात ठंड की भी करेंगे, जिससे इस वक्त पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। आज आपको लिए चलेंगे जैसलमेर, जहां ठंड रातों में पारा 0 डिग्री तक पहुंचा है। तो कैसे इस ठंड में सरहद की हिफाजत में जुटे हैं हमारे जवान, इसकी तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे। देखिए, बात करेंगे वहां कुंभ के बारे में भी, जिसका क्रेज दुनिया भर में नजर आ रहा है। पाकिस्तान तक गूगल और तमाम सोशल साइट्स पर कुंभ को सर्च किया जा रहा है। हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान में प्रयागराज का कुंभ टॉप ट्रेंड में है। तो क्या है कुंभ को लेकर पाकिस्तान में क्रेज की वजह, ये आगे बताएंगे आपको। तो बात अनोखे बाबाओं की भी करेंगे, जिनकी साधना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई बाबा अपने सर पर कबूतर रखकर साधना कर रहा है, तो कोई कांटों पर विश्राम करके अपने तप का परिचय दे रहा है। तो क्या है इन अनूठी तपस्याओं की कथा, ये भी आगे आपको बताएंगे। देखिए, बात उस पाठशाला की भी करेंगे जहां कभी देश के प्रधानमंत्री ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी, आज उस स्कूल को कायाकल्प कर दिया गया है। तो कैसे प्रधानमंत्री की पाठशाला बन रही है देश के तमाम सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणा, इसकी बात आगे करेंगे। चलिए, तमाम शुभ समाचारों की बात तो आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर जिसने बॉलीवुड को, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ है, चाकू से उन पर वार किया गया है। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर चोर ने सैफ अली खान पर रात के 2 बजे धारदार हथियार से हमला किया। उनके शरीर पर 2-3 वार किए गए हैं। एक्टर को फिलहाल मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमला किसने किया और क्यों किया, इसका पता फिलहाल मुंबई पुलिस लगाने में जुट गई है। यानी इस मामले की फिलहाल जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये सैफ अली खान जो है लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। उनका परिवार, उनके रिश्तेदार उनके साथ मौजूद हैं और 2-3 वार धारदार हथियार के साथ उनके ऊपर किए गए। रात के 2 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जब घर में हमलावर घुसा और उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो हमले के बाद सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात सैफ अली खान पर हमला हुआ। यह हमला उनके घर पर रात 2 बजे किया गया। हमला सैफ अली खान के बैंड्रा वाले घर पर हुआ है। अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर हमला किया। सैफ के बीच बचाव के बाद चाकू से हमला हुआ है। उनके शरीर पर चाकू से 2 से 3 वार किए गए। अब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। हमला किसने किया और क्यों किया, इसका पता मुंबई पुलिस पता लगा रही है। देखिए, तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही हैं और बॉलीवुड में ये पूरा विषय जो है वो चिंता का विषय बन गया है। उनके करीबी जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रात के 2 बजे आखिर घर में कौन घुसा और किसने इस घटना को अंजाम दिया। तो देखिए, मुंबई पुलिस जो है उनके पास मामला जो है वो जांच के लिए चल रहा है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमलावर कौन था और किस मकसद से वो घर में घुसा, जिस वजह से उसने सैफ अली खान को अपना टारगेट बनाया और 2-3 बार उन पर वार भी किया। मामले की जांच तो चल रही है, अब क्या नतीजा निकल कर आता है वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इसी बीच सैफ अली खान का इलाज चल रहा है। लीलावती अस्पताल में वो भर्ती हैं। 2-3 वार उन पर हुए हैं। करीबी मित्र उनके पास पहुंच गए हैं। तमाम रिश्तेदार उनके साथ मौजूद है। पूरे मामले पर अपडेट क्या है ये जानेंगे और समझेंगे हमारे सहयोगी से। लेकिन फिलहाल यही अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को भर्ती करवा दिया गया है और उनका इलाज वहां पर चल रहा है। तो रात के 2 बजे यह हमला हुआ है। सैफ अली खान की गर्दन और रीढ़ के पास उन्हें चोट लगी है और लगातार 2 से 3 वार उन पर किए गए हैं। घर में घुसे चोर से सैफ अली खान की हाथापाई हुई है और इस बीच बचाव में उनको 2 से 3 जगह पर जो है गंभीर चोटें आई हैं और इस कारण से वो लीलावती हॉस्पिटल में इस वक्त भर्ती हैं। और हमले में जो है आप देख सकते हैं कि सैफ अली खान जो हैं वो घायल हुए हैं। 2 से 3 जगह पर उनको चोटें आई हैं। चाकू से उन पर हमला हुआ है और बाल सैफ अली खान जो है वो बच गए हैं। रात के करीब 2 बजे उन पर यह हमलावर हुआ है। हमलावर ने उन पर यह हमला किया है। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र। देखिए, चिंता वाला विषय तो है। अभी आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और इस मामले से जुड़ा हुआ कोई और अपडेट आपको मिल पाया है?
जी बिल्कुल, जो ताज़ा अपडेट इस समय हमारे पास आई है, खुद सैफ अली खान का सबसे पहले जो बयान है वो बताते हैं। सैफ अली खान ने ये कहा कि जो चोर उनके घर में घुसा था, पीछे से उन्होंने वार किया। लेकिन अभी जो ताज़ी अपडेट आ रही है उसके मुताबिक चोर जब घर में घुसा तो सबसे पहले उसने मेड पर वार किया और मेड जब चिल्लाने लगी तो सैफ अली खान बचाव में आए और सैफ अली खान भी उनसे झड़प करने लगे। लेकिन लगभग 6 जगहों पर उसने वार किया है, जिसमें रीढ़ की हड्डी है, कंधा है और हाथ है। सबसे जो गंभीर चोट बताई जा रही है वो रीढ़ की हड्डी पर की गई है। 3:30 बजे के करीब इन्हें लीलावती के अस्पताल में ले आया गया है। सर्जरी अभी चालू है। लीलावती अस्पताल की तरफ से ये बयान आया है। मुंबई पुलिस की तरफ से जो ताज़ा बयान है उसके मुताबिक चोर जो है वो अभी गायब है, उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन पूछताछ जारी है। लेकिन सैफ अली खान के घर में काम कर रहे 3 कर्मचारियों को पुलिस ने अपने पास बुलाया है। इंक्वायरी चालू है, मोबाइल जब्त कर लिया गया है और उनसे ये पूछने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है क्या वो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि 10 और 12 ये 2 फ्लोर जो है सैफ अली खान के थे। किस तरीके से चोर ने एंट्री की है, क्या ये किसी तरीके से कोई प्लान था, क्या किसी ने उसकी मदद की, या फिर चोर जो है शांति पा करके किसी घर की लाइट बंद करके, क्योंकि उनका जो इरादा होता है वो नॉर्मली चोरी करने का ही होता है, तो इस वजह से उनकी वहां पे एंट्री हुई है। और अभी सर्जरी कितनी ज्यादा जरूरी होगी सैफ अली खान के लिए ये देखा जा रहा है। फिलहाल लीला जैन जो हैं उनका भी एक आधिकारिक बयान लीलावती अस्पताल की तरफ से आया है कि एक जगह जो है गंभीर चोट है रीढ़ की हड्डी पर, जिसका इलाज फिलहाल इस समय चालू है। जी धर्मेंद्र, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच इजरायल और हमास पिछले 15 महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं। इस बात को खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कंफर्म किया है। इजरायल और हमास के बीच ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला कर दिया था। 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजरायल ने एक सैन्य अभियान शुरू किया है। व्हाइट हाउस ने बाइडेन के हवाले से बताया है कि मिस्र और कतर के साथ अमेरिकी द्वारा कई महीनों की कूटनीति के बाद इजरायल और हमास युद्ध विराम और बंधक समझौते पर पहुंच गए हैं। ये समझौते के बाद गाजा में लड़ाई रुक जाएगी, फिलिस्तीनी नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचेगी और 15 महीने से ज्यादा वक्त तक कैद में रहने के बाद बंधक रिहा कर दिए जाएंगे। इस समझौते को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। विदेशों में बसे फिलिस्तीनी लोगों ने समझौते पर खुशी जाहिर की है, लेकिन इजरायल में कुछ लोगों का ये समझौता उन्हें पसंद नहीं आया है। फिलहाल सबसे बड़े शांति समझौते की 7 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि दुनिया को एक ऐसा शुभ समाचार मिला है जिसका इंतजार वो काफी दिनों से कर रहे थे। गाजा में अब नहीं गिरेंगे बम, न चलेंगी बंदूकें। शांति की उम्मीद के साथ इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। गाजा में करीब 15 महीने से जारी जंग में सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों से बुधवार को मुलाकात की, जिसके बाद ये संभव हो सका। सीज फायर की खबर आते ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह इपिक सीज फायर एग्रीमेंट नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के परिणाम स्वरूप ही हुआ है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को संकेत दिया था कि मेरा प्रशासन शांति की तलाश करेगा और सभी अमेरिकियों और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर बातचीत करेगा। मैं रोमांचित हूं कि अमेरिकी और इजरायली बंधक अपने परिवारों और प्रियजनों से मिलने के लिए घर लौटेंगे। समझौते की खबर के बाद तो जैसे श्रेय लेने की होड़ लग गई। जो बाइडेन की ओर से लिखा गया कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका की कई महीनों की गहन कूटनीति के बाद मिस्र और कतर के साथ इजराइल और हमास युद्ध विराम और बंधक समझौते पर पहुंच गए हैं। इसे पूरा करने के उनके प्रयासों से मेरी कूटनीति कभी बंद नहीं हुई। मैं जल्द ही इसके बारे में और अधिक बताऊंगा। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने लिखा कि इजरायलियों को यह तय करना होगा कि वे फिलिस्तीनियों के साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। ये भ्रम नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय अधिकारों के बिना फिलिस्तीनी लोग गैर बनना स्वीकार करेंगे। 70 लाख इजरायली यहूदी और लगभग 50 लाख फिलिस्तीनियों की जड़ें एक ही भूमि पर हैं और ये कहीं नहीं जा रहा है।
हमास और इजराइल के बीच समझौते की स्क्रिप्ट कतर की राजधानी दोहा में लिखी गई, जहां मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से दोनों पक्षों के बीच बातचीत की गई। इसमें इजराइल का प्रतिनिधित्व मोसाद चीफ डेविड बार्निया और शिन बेट चीफ रोनेन बार ने किया। अमेरिका की तरफ से यहां पर ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और बाइडेन के दूत ब्रेट मैकगर्क मौजूद रहे। हालांकि मिस्र और कतर की मध्यस्थता से काफी पहले से ये बातचीत चल रही थी, लेकिन परिणाम अब सामने आया है। हालांकि इस खबर के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि इजराइल में उनके एक मंत्री ने इस समझौते के खिलाफ बगावत की आवाज उठा दी है। हालांकि अभी इस सीज फायर समझौते को इजराइल के कैबिनेट के सामने रखा जाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का पहला फेज कुल 42 दिनों का हो सकता है। सीज फायर डील के पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा कर सकता है, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। उधर इजराइल इसके एवज में 250 फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ेगा। इसके 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। इस बीच दोनों पक्ष स्थायी सीज फायर पर बात जारी रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक हमास की शर्त ये है कि सीज फायर डील के पहले चरण में इजरायली सेना गाजा सीमा से 700 मीटर पीछे अपने इलाके में चली जाएगी। गाजा और इजराइल के बीच बफर जोन बनाया जाएगा। बफर जोन को लेकर इजराइल और हमास दोनों की अलग अलग मांगे हैं। इजराइल बॉर्डर से 2 किलोमीटर के बफर जोन की मांग कर रहा है, जबकि हमास अक्टूबर 2023 से पहले की तरह 300 से 500 मीटर का बफर जोन चाहता है। फिलहाल इस सीज फायर डील को इजरायली कैबिनेट में पेश होना बाकी है। वहां से इसे मंजूरी मिलते ही सीज फायर डील को तुरंत लागू किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर डील के तहत नॉर्थ गाजा से विस्थापित हुए फिलिस्तीनी नागरिकों को इजराइल वापस लौटने देगा। हालांकि इस इलाके में सुरक्षा के लिहाज से इजरायली सैनिकों की मौजूदगी बनी रह सकती है। इजराइल और हमास में युद्ध तब शुरू हुआ था जब हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा में हमले शुरू कर दिए और हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रखने का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मौसम का आखिर क्या चल रहा है। इतना कंफ्यूजिंग हो गया है। कभी धूप निकलती है, अगले दिन कोहरा हो जाता है, फिर अगले दिन बारिश हो जाती है। कल ऑफिस आते वक्त कोहरा था, आज ऑफिस आते वक्त बारिश कोई मिली है। इंसान नहीं दिख रहा था, है ना। तो ये अबूझ पहेली जो है ना, इसको सुलझाना एक मिशन बनता जा रहा है। अब ठीक एक दिन पहले इतना घना कोहरा था कि चंद मीटर दूर खड़ा आदमी नजर नहीं आ रहा था, और आज सुबह इतनी बारिश कि लोग घरों से निकल नहीं पा रहे थे। बीती रात से हल्की फुल्की बारिश पूरे दिल्ली और एनसीआर में हो रही है। बारिश ने कोहरे को तो गायब कर दिया है, लेकिन ठंड का एहसास कई गुना बढ़ा दिया है। ठंडी हवाएं तेज चल रही हैं। हालांकि मौसम कैसा भी हो, जवानों के हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। तभी तो बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच में इंडिया गेट पर जवान गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में जुटे हैं। बारिश के बाद पूरा इंडिया गेट का इलाका बेहद सुंदर नजर आ रहा है। सड़कें पाक धुले धुले से दिख रहे हैं। अगर मौसम साफ रहा और बारिश नहीं हुई तो शाम तक इंडिया गेट घूमने वालों की भीड़ और भी बढ़ सकती है। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का सितम जारी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में देर रात कुछ इलाकों में बारिश ने एक बार फिर से ठंडक का एहसास बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। अनुमान तो ये भी है कि तेज हवाओं के साथ बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। मौसम के इस बदले मिजाज से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से भी राहत मिलने की संभावना है। दिल्ली और एनसीआर के मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बुधवार की सुबह जहां घना कोहरा छाया हुआ था, गुरुवार की सुबह उसके उलट विजिबिलिटी तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बारिश हो रही है। सारी रात हल्की हल्की दिल्ली और एनसीआर के इलाके में बारिश होती रही और इसकी वजह से कोहरा तो नहीं है, लेकिन ठंड बढ़ गई है। और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटे तो कम से कम इसी तरीके का मौसम रहेगा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से कोहरा की वापसी होगी। कोहरा एक बार फिर से पड़ना शुरू होगा, लेकिन ठंड अभी अगले एक हफ्ते तक इसी तरीके से बनी रहेगी। यानी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री के नीचे रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर तो 20 डिग्री के आसपास है।
दिल्ली में बारिश से दिन में कपकपी बढ़ सकती है। अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम 10 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 17 और 18 जनवरी को घना कोहरा रहेगा। आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम 7 से 8 डिग्री रह सकता है। 19 और 20 जनवरी को कोहरे का सितम थोड़ा कम रहेगा, इसलिए सड़क पर निकले तो पूरी सावधानी बरतें। दरअसल इस वक्त मैदानी इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी वजह से बारिश हो रही है और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की भी संभावना है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की संभावना है। हालांकि कोहरा और धुंध की स्थिति बनी रहेगी। पहले से ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज और कल यानी 17 जनवरी तक पहली से 8वीं कक्षाओं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। यूपी सरकार ने यह फैसला बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है, क्योंकि शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट आई है। बिहार की राजधानी पटना और जमुई में भी सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के क्लास को 18 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है। पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ रही है, इसलिए इस ठंड में सावधानी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ठंड कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, आस्था और भक्ति के आगे बौनी नजर आती है। तभी तो भीषण ठंड के बावजूद प्रयागराज में संगम किनारे भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। ब्रह्म मुहूर्त में भक्त गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर देशभक्ति की है। जैसलमेर में 0 डिग्री तापमान में जवान सीमा पर पेट्रोलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ये वो वक्त होता है जब हम लोगों के लिए ठंड में घर से बाहर निकलना तक मुश्किल होता है। ऐसे में ये जवान देश की सुरक्षा में सीना ताने खड़े रहते हैं। इसी तरह अयोध्या में घने कोहरे में भक्त रामलला के दर्शन के लिए उनके मंदिर की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। ठंड को दूर भगाने के लिए ये लोग भजन कीर्तन करते हैं, रामलला के गीत गाते हैं। पहाड़ों में बर्फबारी के बीच पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। ऐसे में राजस्थान के सीमावर्ती इलाके जैसलमेर में तो पारा गोते लगा रहा है। मौसम कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, यहां भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं। जब ये पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं तो 0 डिग्री तक गिरा हुआ तापमान, घना कोहरा इनके हौसलों के सामने पस्त हो जाता है। कड़ाके की सर्दी, मीलों फैला रेगिस्तान, घना कोहरा और सीमा पार पाकिस्तान, ये नजारा है राजस्थान के जैसलमेर का। यहाँ पर हाड़ कपा देने वाली सर्दी में बीएसएफ के जवान सीमाओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। रात के वक्त सर्दी के मौसम में जब रेत ठंडी हो जाती है तो यहाँ जैसलमेर में तापमान गिरकर 1 से 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसी सर्द रातों में जवानों की चौकसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हर वक्त इस बात का अंदेशा बना रहता है कि घने कोहरे का फायदा उठाकर देश के दुश्मन कोई नापाक हरकत न कर दे। ऐसे हर मंसूबों को निस्तनाबूद करने के लिए बीएसएफ के जवान 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हैं। रात के वक्त जवान जब पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं तो इन्हें सर्दी से बचने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। गर्म कपड़ों के साथ रात में पीने के लिए गर्म पानी और चाय का भी पूरा इंतजाम किया जाता है। विपरीत मौसम में जवानों की सुरक्षा को लेकर बीएसएफ पूरी तरह सतर्क है। आप लोग देख रहे हैं कि जो ये इलाका है ये रेतीला है और धीरे धीरे धुंध भी जो है इस इलाके में बढ़ती जा रही है अभी। और रात के समय जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो लगभग 3 से 4 डिग्री तक जो है नीचे चला जाता है और काफ़ी जो है ठंड यहाँ बढ़ जाती है रात के समय। तो हमारे जवान जो हैं वो बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं और पूरी जो है मुस्तैदी के साथ वो लोग अपनी ड्यूटियों का निर्वहन कर रहे हैं। और जहाँ तक ठंड का सवाल है तो ठंड से बचने के लिए जो है उनको स्पेशल क्लोथिंग जो है वो दी जाती है। अंधेरी रातों में कोहरे को चीरकर बॉर्डर पर निगरानी करते ये जवान मौसम की हर बेरुखी का डटकर सामना करते हैं। बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम में पुरुष के साथ महिला जवान भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और अपने बुलंद हौसलों से मुश्किल हालात का डटकर सामना करती हैं। जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी काफ़ी ज़्यादा है और रात में रेत ठंडी होने से और ज़्यादा ठंडी हो जाती है, लेकिन सरकार के द्वारा हमें
कोट है, ओवरकोट है, कैप, ये सारी चीज़ें देने से हम उनको पहन करके अच्छे से खुद की सुरक्षा करते हुए सीमा पर अच्छे से तैनात होकर के ड्यूटी करते हैं और गर्म पानी लेकर के जाते हैं ड्यूटी पर, जिससे उसको टाइम टाइम पर पीते हैं। और फर्स्ट एसीपी हो या सेकंड एसीपी हो, हमें टाइम टाइम पर चाय भिजवाई जाती है, जिससे हम अच्छे से ड्यूटी कर पाते हैं। अभी ठंड थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन हम लोग को तो ड्यूटी करना है यहाँ पे, तो हम लोग उस ठंड के हिसाब से अपने जैकेट्स, टोपी, सारे गर्म कपड़े पहन के अच्छे से और उसके बाद सीमा की देखभाल करते हैं। मौसम कैसा भी हो, चाहे 55 डिग्री की बदन झुलसा देने वाली गर्मी हो या फिर हाड़ कपा देने वाला 0 सेंटीग्रेड का तापमान, बीएसएफ के जवानों की चौकस निगाहें बॉर्डर पर निगहबानी को तैनात हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है ड्यूटी करने में, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, हम 24 घंटा जो है मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं। ठंड तो बहुत ज़्यादा सीमा पर, लेकिन हमें ट्रेनिंग इसी तरह की दी गई है कि ठंड हो या गर्मी हम लोग झेल लेते हैं किसी तरह भी। और हमारे बटालियन से, मतलब हेडक्वार्टर से हमारे गर्म कपड़े दिए गए हैं, क्लोथिंग उस तरह दी गई है और समय समय से चाय मिलती है और साथ में हम लोग गर्म पानी की कैरी करते हैं, तो उतना दिक्कत नहीं आ रहा है मतलब ड्यूटी में। बुलंद हौसले से कर रहे हैं। अगर कहीं कोई कान खुले हुए हैं, कहीं से कोई हमको आवाज आती है, उसे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीएसएफ को साहस, समर्पण और असाधारण सेवा के लिए जाना जाता है, जिससे जवान अपनी सतर्कता और साहस से बखूबी निभाते हैं। हम हैं सीमा सुरक्षा बल। आप देख सकते हैं, अधिकारी हो चाहे जवान हो, बुलंद हौसलों से तापमान, कोई भी तापमान हो, चाहे 55 डिग्री की गर्मी हो, चाहे 0 डिग्री का यहाँ पे माइनस का तापमान हो, इनके हौसलों को नहीं डिगा सकता। सीमा पार घुप अंधेरा पड़ा हुआ है, जबकि भारतीय सीमा पूरी तरह रोशन है और बुलंद हौसलों से ये बीएसएफ के जवान, ये बीएसएफ के अधिकारी हर तरह से मुस्तैदी से देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। बीएसएफ के जवान अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को जीते हुए देश की हजारों किलोमीटर लंबी सीमाओं की रक्षा करते हैं। मौसम की दुश्वारियों हो या फिर मुश्किल हालात, इन सीमा प्रहरियों के हौसलों के आगे सब पस्त नजर आते हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महामेला चल रहा है महाकुंभ का, तो उसके निराले रंग सामने आ रहे हैं। साधु संतों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अपना घर परिवार छोड़कर संन्यास को अपनाने वाले तमाम बाबा महाकुंभ में पहुंचे हैं और आम लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गए हैं। कुंभ नहाने आ रहे श्रद्धालु इन बाबाओं से रूबरू हो रहे हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। देखिए, महाकुंभ में कैसे कैसे बाबाओं का जमघट लगा हुआ है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। लोग यहाँ कुंभ नहाने आ रहे हैं। गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम पर पवित्र डुबकी लगाने आ रहे हैं और साथ ही साथ उन तमाम साधु संत, सन्यासियों, महात्माओं और बाबाओं के भी दर्शन कर रहे हैं, जो अपने निराले रंग रूप, रहन सहन के रंग ढंग और मुद्राओं से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं ये नागा बाबा कुशपुरी, जो स्कॉर्पियो गाड़ी के बोनट पर ही धुनी रमाए हुए हैं। ऐसा होता है कि किसी को संसार की ओर जाना होता है, तो किसी को संसार से बाहर आना रहना होता है। तो आई मोच फकीर की और झोपड़ा दिया फूक और सन्यास में आकर भजन करने लगे। जय महाकाल। गुजरात के द्वारकापुरी से आए बाबा कुशपुरी इसी गाड़ी से सफर करते हैं और इसी के बोनट पर गद्दी सजाकर लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा के इर्द गिर्द श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। लोग इनके पास आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और इनसे भभूत का टीका लगवा रहे हैं। इनका स्टाइल तो सबसे जुदा है ही। कुंभ में आने का इनका मकसद भी बेहद खास है। अब यहाँ से हम लोग को और शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिससे हम भक्तों का कल्याण करें, भक्तों को आशीर्वाद दें, जिससे जन कल्याण हो सके, एक हिंदुत्व जग सके सबके अंदर। जय बोलो, जय सनातन की, जय हिंदुत्व की, जय भारत माता की, हर हर महादेव।
कुंभ नगरी में तमाम साधु सन्यासी साधना और तपस्या में लगे हुए हैं। कांटे वाले बाबा भी इनमें से एक हैं, जो हठ योगियों की तरह कांटों की सेज पर ही लेटकर अपनी साधना कर रहे हैं। कांटे वाले बाबा का असली नाम रमेश कुमार मांझी है। इनका दावा है कि ये 40-42 वर्षों से कांटों पर आसन ग्रहण करके तपस्या कर रहे हैं और बदन पर कांटे ही ओढ़ भी रखे हैं। इनका कहना है कि इन्हें कांटों की इस सेज पर कोई कष्ट नहीं होता। वैसे तो किसी को एक भी कांटा चुभ जाए तो चीख निकल जाती है, लेकिन कांटों पर मजे से डमरू बजाते हुए ये बाबा सबको हैरान कर रहे हैं। ये बाबा सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और दूसरी जगहों पर भी जाते रहते हैं। इनका दावा है कि इस तरह साधना से इन्हें लाभ होता है। लाभ होता शरीर का, मैं अपने शरीर के लिए करता हूँ लाभ। मरीज आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, शरीर सही रहता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ, मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। कुंभ नगरी में बाबा तो बाबा, पत्थर भी श्रद्धालुओं को लुभा रहे हैं। यहाँ जूना अखाड़े में एक साधु राम नाम का पत्थर लेकर आए हैं। इनका दावा है कि ये त्रेता युग का पत्थर है, जो पानी में कभी नहीं डूबता। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम की लंका यात्रा के लिए नल नील ने इसी पत्थर से समुद्र पर राम सेतु बनाया था। इस अनोखे पत्थर के दर्शन के लिए पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मैं पहली बार देख रही हूँ। नारायण की बहुत बड़ी कृपा है कि जो इनका हम दर्शन कर पा रहे हैं जीवन में पहली बार। इस पत्थर को लेकर यहाँ पहुँचे बाबा का दावा है कि इसके पीछे कोई जादू या वैज्ञानिक कारण नहीं, बल्कि ये तो ईश्वर का करिश्मा है। पत्थर डूबता नहीं डूबता है। तो भगवान अभी आपको चला के दिखा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक को चलाने देते हैं तो हजारों लोग सट भगवान नहीं समझते, फिर वो टेक्नोलॉजी समझते, जादू समझते हैं। बिल्कुल ये जादू नहीं है, सच्चाई है, इसमें कोई जादू नहीं है। साइंस मीडिया सब चेक करके आज ये सॉरी चलता आ रहा है, हमारे कई पीढ़ियों से चलता। तो यहाँ पर कितना अचंभित करता है, लोग आ रहे हैं देखने से। हाँ तो आते हैं, भगवान आस्था है, जिसको राम के प्रति आस्था वो तो आएगा, जिसको राम के प्रति आस्था नहीं है वो नहीं आएगा। कुंभ मेले में आस्था और विश्वास के ऐसे तमाम रंग बिखरे पड़े हैं। श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और धर्म कर्म के इस अनोखे संसार का दीदार कर रहे हैं। कभी न भुलाई जाने वाली यादें लेकर यहाँ से जा रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक कुंभ मेला अब केवल भारत तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब वो एक वैश्विक पर्व बनता जा रहा है। यहाँ अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, अर्जेंटीना, स्पेन जैसे तमाम देशों से सैकड़ों विदेशी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। गूगल के जरिए महाकुंभ के इतिहास, महत्व, तारीखों, अमृत स्नान की तिथियों समेत तमाम जानकारी जुटा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इसलिए गूगल पर महाकुंभ टॉप ट्रेंड कर रहा है। हम बता रहे हैं आपको ग्राफिक के माध्यम से कि दुनिया भर में गूगल पर कुंभ के बारे में काफी कुछ सर्च किया जा रहा है और इसी वजह से गूगल सर्च में टॉप पर महाकुंभ 2025 नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कुंभ सर्च करने के मामले में पाकिस्तान टॉप पर है। भारत के परस्पर विरोधी देश में लोग महाकुंभ की खबरें खूब खोज रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक इस्लामिक देश भी कुंभ सर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाद कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों की कुंभ में रुचि दिख रही है। इसके अलावा नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों में गूगल पर महाकुंभ के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। वहीं मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर महाकुंभ अमृत स्नान हैशटैग टॉप ट्रेंड में शुमार रहा। देखिए, दिन हो या रात हो, भगवान के भजन के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होती। प्रयागराज के महाकुंभ में 24 घंटे राम नाम की धुन गूंज रही है। हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने देखा, साधु संतों के एक पड़ाव पर आधी रात के बाद भी अखंड राम धुन चल रही थी। सुनिए आप भी। यहाँ गोपाल जी विराजमान है और साधुओं की टोली यहाँ राम धुन गाने में मस्त है। साधु संत यहाँ सो भी रहे हैं। जब इन चार लोगों को नींद आने लगेगी तो अगले 4 लोग सबको जगाने के लिए राम धुन गाना शुरू करेंगे। यानी कुल मिलाकर कीर्तन 24 घंटे चलेगा, जिसमें लोग
अपनी आस्था के मुताबिक हमारे साथ आचार्य जी हैं, जो अग्निहोत्र के आचार्य हैं। पूरा नाम क्या है आचार्य जी? आचार्य नारायण दत्त शास्त्री। शास्त्री जी, ये बताएं कि आधी रात से ज्यादा का समय है और जब कुंभ नगरी में भी लोग विश्राम में चले गए हैं, तब यहाँ रामधुन लगातार गूंज रही है। जी, हमारा ये अयोध्या से आए हुए संत हैं। प्रत्येक माघ मास में भी एक मेला लगता है और 12 वर्ष में महाकुंभ, 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 144 वर्ष में अर्धकुंभी का महाकुंभी का आयोजन होता है। तो ये 1 महीने तक निरंतर जो है रात दिन 24 घंटे नाम संकीर्तन चलेगा, क्योंकि ऐसा लिखा है हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गति अन्यथा। कलयुग में हरि नाम ही एक सार है और यहाँ पर सतचंडी महायज्ञ हो रहा है, देवी भागवत का प्रवचन हो रहा है नाम से। यानी कुंभ इसी को कहते हैं। जब इस कुंभ के मेले में श्रद्धालु आते हैं तो वो इन्हीं संतों के दर्शन करने, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन्हीं नाम संकीर्तन का प्रभाव है कि दुनिया जिस तरह से चल रही है, नहीं तो दुनिया तो कब की खत्म हो गई होती। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग। और चलिए आपको लिए चलते हैं वडनगर, जिससे प्रधानमंत्री मोदी का नाता जुड़ा है। वडनगर को मिला है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का तोहफा। गुजरात का वडनगर अपने पुरातत्वीय इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 2500 सालों की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास दिखाने वाला म्यूजियम बनाया गया है। ये भारत में अपनी तरह का पहला म्यूजियम है, जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने राज्य पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के सहयोग से विकसित किया है। इस संग्रहालय का उद्देश्य यहाँ खुदाई के दौरान प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं के माध्यम से वडनगर के बहुस्तरीय सांस्कृतिक इतिहास को उजागर करना है और 2500 से अधिक सालों से शहर में हो रहे मानव विकास को प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थल वडनगर को एक नई भेंट मिली है। वडनगर का एक म्यूजियम बना है जिसको नाम दिया गया है अनंत आदि वडनगर, यानी कि वडनगर का जो पौराणिक इतिहास है, जो पुरातत्वीय जो भाग है वो यहाँ पे दिखाया गया। ये जो म्यूजियम है, म्यूजियम में सारे वो चीजें रखी गई हैं जिसका यहाँ पे उत्खनन किया गया और ये जो हिस्टोरिकल साइट है यहाँ से ये मिला है। वडनगर का 2500 साल पुराना इतिहास जो है वो इस म्यूजियम में दिखाया गया है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये म्यूजियम जहाँ पे बना वहीं पर इसका जो ये प्रोजेक्ट था उसका उत्खनन साइट जो है वो यहीं पे है और इसको भी साथ में रखा गया है। यहाँ पे जो है वो ये मर्ज होता है। ये जो साइट थी यहीं पे वो उत्खनन किए गए और 8000 से ज्यादा चीजें इस साइट पर से मिली है। तो ये ओरिजिनल साइट है जहाँ पे एक्सकवेशन किया गया था, उत्खनन किया गया था और वहीं से ये सारे 8000 से ज्यादा अवशेष मिले हैं जो दिखाते हैं कि वडनगर की सभ्यता और संस्कृति कितनी पुरानी है। 2500 साल पुराना ये इतिहास, यानी कि मौर्य काल से लेके अब तक का ये इतिहास यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें चांदी के जो सिक्के होते हैं जो वो मिले हैं, उसके साथ जो शिलालेख होते हैं, जो लेखनी होती है वो भी मिली है। इसके अलावा काफी सारी चीजें जैसे जो पत्थर मिले हैं या उनके जो अवशेष मिले हैं वो दिखाते हैं कि ये कितना पुराना और इसका कार्यकाल कितना पुराना है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिखी हैं और इस म्यूजियम में दिखाने का प्रयास किया गया है। इसको यहाँ पे दोनों माध्यमों का उपयोग किया गया है, फिजिकल और डिजिटल का मिक्स बना के फिजिटल माध्यम से यहाँ पे लोगों को जानकारी दी जा रही है, यानी कि जो लोग आएंगे उनको यहाँ पे सारी चीजें समझाई जाएंगी। डिजिटल का माध्यम भी होगा और फिजिकल माध्यम भी होगा। तो ये अपने आप में पहली बार ऐसा कोई म्यूजियम भारत में बना है कि जहाँ पे ये दोनों चीजों का समन्वय किया गया और इसी तरह ये सारी जानकारी यहाँ पे लोग प्राप्त कर पाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे एक म्यूजियम बनने की बात कही थी और वो आज जो उनका सपना था वो अब जो है निर्माण हो चुका है और ये अब आम जनता के लिए खोला जा चुका है। तो ये यहाँ के इतिहास को दर्शाएगा, साथ ही वडनगर के साथ गुजरात की जो इतिहास है वो यहाँ पे लोगों को जानने को मिलेगा। वडनगर से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रजेश तोशी। देखिए, गुजरात के वडनगर में प्रधानमंत्री मोदी का स्कूल अब नए रंग रूप में नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, उस प्राचीन स्कूल को भविष्य के नागरिक तैयार करने के लिए नई शिक्षा प्रणाली के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज वडनगर में इसका उद्घाटन करेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात के वडनगर में ये भव्य इमारत उसी स्कूल की है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचपन में पढ़ाई लिखाई की थी। स्कूल की इस इमारत को अब हेरिटेज बिल्डिंग में बदल दिया गया है।
और पूरे परिसर का कायाकल्प कर दिया गया है। पीएम मोदी के इस स्कूल को अब प्रेरणा संकुल के रूप में भविष्य के बेहतरीन आधुनिक शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया गया है, जहां नई टेक्नोलॉजी के जरिए शिक्षा दी जा रही है और नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसको एक ये इनोवेटिव तरह का स्कूल बनाया गया, जहाँ पे 9 वैल्यूज जो होनी चाहिए एक ट्रू लीडर में, उसके बारे में यूथ लीडरशिप तैयार की जा रही है। तो 9 वैल्यूज हैं, जैसे शौर्य और साहस, नवाचार और जिज्ञासा, करुणा और सेवा, स्वाभिमान और विनय। तो ये वो वैल्यूज हैं जो बच्चे यदि आत्मसात कर लें तो वो अपनी जहाँ उनको पहुंचना है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से साइंस और इंडियन हेरिटेज को मिला के एक यूनिक एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम ये बनाया गया है। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने 1888 में इस स्कूल का निर्माण कराया था। अब यहाँ पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को IIT गांधीनगर ने डिजाइन किया है। स्टडी टूर के तहत देश के सभी जिलों से छात्र यहाँ 1 सप्ताह के लिए पढ़ने आते हैं। अब तक देश के कई हिस्सों से छात्रों और शिक्षकों का 42 समूह पढ़ने के लिए आ चुका है, जिनमें 820 छात्र और 410 शिक्षक शामिल हैं। स्टडी टूर में यहाँ आने वाले बच्चों को स्पेशल एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाई के नए आयामों से परिचित कराया जा रहा है। बच्चों के अनुभव में इसकी झलक मिलती है। सर, सीखने को तो बहुत कुछ मिला है। जैसे हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। यहाँ पे हम 10 स्टेट से बच्चे आए हैं। हमारा जो इंडिया इतना डाइवर्स है, उसकी डाइवर्सिटी हमें सामने देखने को मिल रही है। हम लोगों से अब हम बड़े होंगे, हमें बाहर जाके काम करना होगा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग फूड, कॉस्ट्यूम्स, तो हमें अपने आप को अडाप्ट करना होगा। तो वो अडाप्शन का मौका भी हमें मिल रहा है। हाँ, जैसे कि हमारे स्कूल में कंप्यूटर तो होते थे, लेकिन यहाँ आकर मैंने लेजर कटिंग सीखा, डिजिटल पोस्टर सीखा बनाने। वहाँ तो कंप्यूटर होते थे, लेकिन इस तरह का नहीं था। यहाँ मुझे प्राउड फील होता है क्योंकि मैंने ये सीखा। यहाँ पर सारे डिजिटल पोस्टिंग canva.com से उसको बनाने का प्रोसेस सीखा। प्रेरणा संकुल का मकसद छात्रों और आम लोगों में विकास और परिवर्तन की भावना को प्रोत्साहित करना है। स्कूल के जीर्णोद्धार पर 72 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये विद्यालय अब अनूठे शिक्षा केंद्र के रूप में तैयार हो चुका है और उम्मीद है इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। ब्रिजेश दोषी, बड़नगर, गुड न्यूज टुडे। और शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।